हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस। दिस इज सुनील कृष्णा चहल एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग इतिहास को, जो कि हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 होगा। पिछले 9 लेक्चर्स में हम लोगों ने एंशियंट का और मिडावल का हिस्ट्री का पोर्शन उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए कवर अप कर लिया। पूरा का पूरा सेक्शन कवर होने के बाद अब हम मूव करते हैं उत्तर प्रदेश के मॉडर्न एरिया पर। मॉडर्न एरा उत्तर प्रदेश का बहुत आसानी से क्लासिफाई किया जा सकता है अगर सरल शब्दों में समझाएं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश 1707 में एक्चुअली औरंगजेब के मरने के बाद शुरू हो जाता है। और इस समय में औरंगजेब, जो कि काफी प्रोमिनेंट लीडर था मुगल्स का पतन होना शुरू होता है, क्योंकि पूरे भारत में मुगल ही ऐसे थे जिन्होंने भारत को सेंट्रलाइज्ड करके रखा था। जैसे ही औरंगजेब मरते हैं, औरंगजेब के मरने के बाद पूरे भारत में त्राहिमाम बच जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग छोटे मोटे शासक अपना फन उठाना शुरू करते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर रिवॉल्ट करके क्षेत्रीय राजतंत्र बना देते। अब ये सेंट्रलाइज्ड नहीं रहता। इसी दौर में अंग्रेजों ने 1757 वाला, जो कि प्लासी का युद्ध था, और 1764 और 65 में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि करी, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा। इसी दौर के समय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग डेवलप हो रहे थे। अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, इसके अलावा हैदराबाद के निजाम। मुगल भी थोड़े से सीमित थे, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक सीमित थे। उत्तर मुगल, जिसको लेटर मुगल्स कहा जाता है, और भी कुछ इलाके जैसे जौनपुर और इसके अलावा उधर का पोर्शन, नॉर्दर्न ईस्टर्न पोर्शन, ठीक है, कभी कभी वेस्टर्न पोर्शन, हर जगहों पर छोटे मोटे शासक हुआ करते थे। तो एक सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं, जिसकी वजह से अंग्रेज भी तेजी से पले फूले और इन्होंने क्या किया, पूरे भारत को अपने अंडरटेकिंग ले लिया। तो मुगलों के हाथ से भारत छूटा, उत्तर प्रदेश छूटा, अंग्रेजों के हाथ में चला गया। इधर अंग्रेज भी, केवल अंग्रेज ही यूरोपीय नहीं थे, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डेनिस, डच, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्पेनिश, और भी जगह जगह के लोग यहाँ पर आए थे और अपने अपने एरियाज बांट रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंसी, इसकी प्रोमिनेंसी साउथ में पकड़ होने के कारण बहुत कम रही। लेकिन यहाँ पर जब अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी सहायक संधि, डलहौजी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, और भी ढेर सारे टैक्सेस जैसे इंडिगो की खेती, तीन कठिया प्रथा, बंधुआ मजदूरी, गिरमिटिया जो है वो मजदूरी, तरह तरह की चीजों को जब किसानों पर, खासतौर पे पीजेंट्री और टेनेंट्री पर, पीजेंट्री मतलब किसान, टेनेंट्री मतलब मजदूर, और इसके अलावा सेपॉय मतलब क्या, सिपाहियों पर जब थोपा, तब जाकर उत्तर प्रदेश की जनता जाती है और एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू कर देती, जो कि उसने मुगलों के समय में नहीं किया, जो कि उसने दिल्ली सल्तनत में नहीं किया। अंग्रेजों के दौर में उत्तर प्रदेश की जनता जाग जाती, और उत्तर प्रदेश में ही मुख्य रूप से मंगल पांडे ने, जो मेरठ में सबसे पहला विद्रोह किया, वो यही था। ठीक है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है। फिर से उत्तर प्रदेश मॉडर्न हिस्ट्री में भी एक इंपॉर्टेंस जगह बना देता है, लेकिन समय आने के बाद। कहते हैं कि इस समय में ये उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल और उड़ीसा वाला पोर्शन, मध्य प्रदेश वाला पोर्शन खेती उपजाऊ होने के कारण अंग्रेजों की नजर में गया। शुरू में अंग्रेजों ने साउथ में, लेकिन आगे चलकर नॉर्थ में अपनी पकड़ बनाई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं गांधी युग में, ठीक है, आप सुनेंगे तो यहाँ पर ढेर सारी जो है कांग्रेस की मीटिंग्स भी यहीं पर होती हैं। गांधी युग कांग्रेस की मीटिंग का युग, राष्ट्रीय आंदोलन के समय में 1857 के समय में। इसके पहले जो नवाब होते थे, जैसे नवाब क्या होते हैं समझिएगा, हमें बंगाल के नवाब नहीं पढ़ना, हमें हैदराबाद के निजाम नहीं पढ़ना, हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश के नवाबों की एक पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए, जिसमें मैंने कहा था कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा बनवाने के पीछे, जौनपुर में शर्की साम्राज्य आने के पीछे, और किस तरीके से दिल्ली सल्तनत में
बहलोल लोधी ने भी जो है उत्तर प्रदेश को अपने में मिला लिया, जौनपुर को। तो वो सब चीजें मिडाइवल हिस्ट्री की थी। अब हम देखेंगे कि जिस समय में 1707 में औरंगजेब मरा, जिस समय में सारे देश स्वतंत्र हुए, उस समय में अवध के एक प्रोमिनेंट लीडर नवाब के रूप में सामने आए। तो वो नवाबों का क्रम और उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्यों को हम केस स्टडी के रूप में देखेंगे। तो हमारी क्लास यहीं से शुरू होती है। क्लास तो चलेगी हमारी नवाबों की, फिर चलेगी 1757-1764 में इलाहाबाद की संधि, जिसमें मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था। फिर हम देखेंगे कि कैसे आगे चलकर पीजेंट्री और टेनेंट्री परेशान होती है, और 1857 में फिर गांधी के आगमन में, फिर कांग्रेस के समय में, फिर इंडिया के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, और साथ ही साथ पोस्ट इंडिपेंडेंट के समय में पूरे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही। लेकिन हमारी क्लास की शुरुआत होती है नवाबों से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नवाब अर्थात अवध के नवाब के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर अप करना होता है, जो कि मेंस और प्री में भी पूछा जाता है। इंटरव्यू में भी अगर पता चल जाता है कि आप उत्तर प्रदेश की प्रिपरेशन करके उत्तर प्रदेश का एग्जाम दिए और उत्तर प्रदेश के भी हैं, तो आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले मैं बता दूं, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, मुगल डायनेस्टी में तैमूर वंश के और चंगेज खान की तरफ से बाबर आते हैं, बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, 15 साल के लिए हुमायूं के समय में शेरशाह सूरी का दौर भी आ जाता है, अकबर आते हैं, जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं, और औरंगजेब तक में सब कुछ मुगलों में सही चला, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं औरंगजेब ने शासन छोड़ा, उसके बाद कोई भी प्रोमिनेंट लीडर नहीं आता, जिसको हम उत्तर मुगल कहते हैं। इसको हम पोस्ट मुगल्स या लेटर मुगल्स के नाम से जानते हैं। जैसे ही लेटर मुगल शेडिंग डलती है, तो ये आपके मेडाइवल का पार्ट ना रहकर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। और जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट बनता है, आप तुरंत एक्टिव हो जाइए, हमारी क्लास यहीं से शुरू होती है। तो बाकी सारी चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पोस्ट मुगल्स की, मतलब यहां तक में तो मिडाइवल हिस्ट्री चली, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग को टच करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो बहुत बड़ा प्रोमिनेंट लीडर था, बहादुर शाह वन के नाम से, ठीक है, जिसको हम जहांदार शाह भी कहते हैं। बहादुर शाह वन के नाम से आएगा, ठीक है, नहीं, इसको जहांदार शाह नहीं कहते, जहांदार शाह इसके बाद है। बहादुर शाह वन ने कुछ साल शासन किया, जो कि डिक्लिनेशन ऑफ द मुगल्स, लेटर मुगल्स के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश से ही इसका संबंध है, क्योंकि नॉर्थ में ये शासन कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भाग पर शासन करते थे। भले ही दिल्ली राजधानी थी, लेकिन बहुत सारे किले, बहुत सारे दुर्ग, कभी किसी ने आगरा को, कभी किसी ने कानपुर के एरिया को अपना हब बनाया। तो याद रखिएगा, बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता, ठीक है। फिर फर्रुख शेर को घृणित कायर कहा गया। फिर रफीउद्दराज और रफीउद्दौला, उसके बाद आते हैं मोहम्मद इब्राहिम, उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला के नाम से जाना गया, ठीक है। अहमद शाह बहादुर, इसके अलावा आलमगीर सेकंड, शाहजहां थर्ड, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह सेकंड, और बहादुर शाह जफर, जिसको हम बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जानते हैं। इसने 1857 की क्रांति में हमारे साथ सपोर्ट किया, सैनिकों को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में इसको ही अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, और यही आखिरी शासक था जो भारत की धरती पर नहीं मरा, रंगून जाकर मरा। इसको इस बात का बहुत दुख था। इसने अपने एपिटैफ पर, एपिटैफ मतलब होता है कब्र पर लिखी हुई लाइनें, अपने एपिटैफ पर ये बात भी लिखी, अपना दर्द भी बयां किया। शायर था, शायरी तरीके से अपना दर्द बयां करता। तो ये क्रम था उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले ढेर सारे शासकों का, जिसमें मैंने हल्का हल्का कुछ टच दिया है, उसको जरूर नोट बना लीजिए। 4 क्वेश्चन आता है, कुछ इनमें से सैयद ब्रदर्स, ठीक है, शौकत अली मोहम्मद अली के सपोर्ट से, ठीक है, आपने सुना होगा सैयद ब्रदर्स होते थे, ठीक है। सैयद ब्रदर्स के नाम एक बार चेक कर लेना। उनके सपोर्ट से राजा बने, कुछ अंग्रेजों के अंडर में रह गए, कुछ ने अंग्रेजों को फरमान जारी कर दिया गोल्डन फरमान के नाम से 1717 में फर्रुख शेर ने, और ऐसे बहुत सारे नाम इनके पड़े। मोहम्मद शाह रंगीला, शाह बेखबर के नाम से जो बहादुर शाह को जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते थे, एक लाल कुंवर नाम की वैश्या के साथ बिजी था। फर्रुख शेर ने जो है फरमान जारी किया, इसको घृणित कायर कहा जाता था, डरपोक था, अंग्रेजों से डरता था। इसके बाद के जो भी आए, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो किसी एक प्रोमिनेंसी को शो कर सके, और इसी वजह से मुगल डायनेस्टी का पतन हुआ, उत्तर प्रदेश अपना अस्तित्व होता जा रहा था। तो अब
उत्तर प्रदेश जैसा इतना बढ़िया राज्य जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कुछ मध्य प्रदेश का पोर्शन और भी बड़े इलाके हैं, इतने बड़े इलाके को मुगल्स अपने हाथ से जाने देते हैं। उसी समय मौके का फायदा उठाते हैं नवाब, उत्तर प्रदेश के नवाबों का उदय होता है। और इस तरीके से हमारा टॉपिक आगे बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना घटती, उत्तर प्रदेश के नवाब। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नवाब पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि उत्तर प्रदेश और किन जगहों पर प्रोमिनेंसी मतलब मेडाइवल हिस्ट्री में शो करता है। तो चलिए देखते हैं। अनस्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाने के कारण, अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाने के कारण, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाने के कारण, मुगलों के पतन हो जाने के कारण, मुगलों के पास कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट लीडर लेटर मुगल्स में नहीं आया जो शक्तियों को कलेक्ट कर सके। इतने सारे आए लेकिन कोई भी योग्य नहीं था, तो जिसकी वजह से मल्टीपल डिविजन्स हुए, कई जगहों पर रिवॉल्ट्स हुए और पूरा का पूरा मुगल एम्पायर ढहता गया। जिसको जो क्षेत्र मिला उन्होंने उसे कब्जा करके अपना शासन, अपनी लिगेसी बना ली। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही चल रहा था। उत्तर प्रदेश 5 इंडिपेंडेंट स्टेजेस में टूटा। कब टूटा? तो जैसे ही जो है औरंगजेब मरते हैं, उसके बाद छोटे मोटे शासक आते हैं, जब तक उनकी हिम्मत थी तब तक थी। 1757 में जब अंग्रेजों ने प्लासी का वॉर लड़ा, उसी समय में ये 5 पार्ट में टूट गया। तो कौन कौन से वो 5 पार्ट थे तो बताएंगे। नॉर्थ में बरेली और मेरठ वाला पोर्शन, जिस पर सादर नजीब खान शासन कर रहे थे। मेरठ और दोआब वाला रीजन, रुहेलखंड वाला, ठीक है, इस पर शासन कर रहे थे रहमत खान। मिडिल दोआब वाला रीजन, इस पे शासन कर रहे थे नवाब फर्रुखाबाद के। इसके अलावा हम बात करें तो अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, सबसे प्रोमिनेंट सेक्शन श्रावस्ती वाला सेक्शन, तो बताएंगे कि इस पर नवाब अवध के जो थे वो शासन कर रहे थे। और हमारा टॉपिक यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो सारे उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट हमें अवध के नवाब को ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आता है। उस समय नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। और 5वां झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट और भी छोटे मोटे शासक जो कि बुंदेलखंड वाले एरिया में पड़ते थे, ये रूल किया गया मराठाओं के द्वारा। मतलब उत्तर प्रदेश के नीचे वाले पोर्शन पर, जो कि साउदर्न वेस्टर्न वाला पोर्शन है, उस पोर्शन पर मराठाओं ने भी अपनी पकड़ बनाई। अर्थात हमने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश एक प्रोमिनेंट इलाका फिर से बन गया। क्यों? 5 शासक आए, जिसको जो मिला वो कैच कर लिया, जो जहां का गवर्नर था उसने उस एरिया को बना लिया। तो उत्तर प्रदेश कितना बड़ा था कि 5 अलग अलग राजा वहां शासन कर सकते थे। आप इमेजिन कीजिए, तो लगभग वो तो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य ही तो था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले नवाब जो आए वो कौन थे। तो बताएंगे कि नवाब सादत खान, इनको बुरहान मुल्क के नाम से, सादत खान बुरहान मुल्क, ठीक है। कहते हैं कि इसने शेखावाज जो है, अगर इसको ठीक से समझो, चलो मैं इसको केवल उस प्रोमिनेंसी के लेवल पर पढ़ाऊं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है आपको, केवल नवाबों का क्रम और उनके द्वारा बनाई हुई इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना। तो जो येलो कलर का पेंटेड पोर्शन है, केवल हम उसको फोकस करें, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि सादत खान जो है सबसे पहली बार 1722 से लेकर 1739 के रेंज में शासन करते हैं। और अवध की ठीक से अगर हम कहें स्थापना के रूप में पहला नवाब कौन था? अवध का नवाब, जो कि एक अवध अलग राज्य के रूप में उभर कर सामने आया, तो उसकी स्थापना करी किसने? तो सादत खान बुरहान मुल्क के नाम से जो थे उन्होंने ही स्थापना करी, ठीक है। तो अवध की डायनेस्टी जो है शिया नवाबों की होती थी, ना कि सुन्नी लोगों की, ठीक है। और ये ईरानियन लीनियज पे काम कर रहे थे, अर्थात वो पर्शिया से आए हुए। और कहते हैं कि यहाँ पर जब उन्होंने पहली बार क्या किया, फैजाबाद में आए, रुके और आगे चलकर लखनऊ तक फैले, इन्होंने ही अवध को ठीक से बसाया। जो आज का अवध आपको ठीक से देखने को मिलता है, यहाँ पर उर्दू बोली, खड़ी बोली, बड़े बड़े जो है वो आर्किटेक्चर से स्कल्पचर्स, इनका जो बाग बगीचे हैं, ये सारी पर्शियन लोगों ने जो है फैजाबाद से लखनऊ तक में जो फैलाया। ये डायनेस्टी शिया डायनेस्टी हुआ करती थी, नवाब होते थे, यही है क्या? सादत खान, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने आगे चलकर दिल्ली तक अपनी पकड़ बनाई। लेकिन अभी हम बात करेंगे केवल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की, तो बता दूं मैं, ये आगे चलकर पूरी तरह से वैनिश्ड हो गया जैसे ही नादिर शाह ने अटैक किया। नादिर शाह अफगानी था,
अवध का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, पूरा पोर्शन अवध का था, यहाँ के राजा नवाब थे। लेकिन इसी समय में अफगानी शासक कौन आए? नादिर शाह ने अटैक किया। नादिर शाह में मुगलों की उतनी शक्ति थी नहीं, मुगल इनको रोक नहीं पाए, और इसी के समय में क्या हुआ, भारत के अंदर तक पकड़ बनाई और ये सब चीज तोड़ ताड़ के बराबर कर दी। उत्तर प्रदेश का अस्तित्व फिर से खतरे में आ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सादत खान जो है ये पहले अवध के नवाब थे। इन्होंने इतने दौर में शासन किया, फैजाबाद से लखनऊ तक फैलाया, शिया थे, और क्या किया, पर्शियन ईरानियन नीति लेकर चल रहे थे। लेकिन फिर से उत्तर प्रदेश तबाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि नादिर शाह ने अटैक किया। फिर हमने देखा इनके बाद जो नवाब आए उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है, सफदर जंग। सफदर जंग जो है ये बड़े चैलेंज के रूप में खड़े होते हैं। इनको पता है कि इतनी बड़ी हार हमने देखी है, लेकिन फिर भी ये अपने शासन के दौरान 39 से लेकर 54 तक में खड़े होते हैं। कहते हैं कि सफदर जंग सादत खां बुरहान मुल्क के क्या थे, सन इन लॉ थे, दामाद थे। सफदर जंग ने ही क्या किया, एक बड़ी अच्छी मिलिट्री बनाई और उसके हेडक्वार्टर्स बनाए, कहां पर, फैजाबाद। और ध्यान रखा कि अब की कोई भी अटैक होगा तो हम उससे बचेंगे। काफी साल तक इन्होंने शासन किया, और इस शासन काल में उन्होंने क्या किया, दिल्ली कोर्ट को क्या किया, छोड़ा, ताकि ही रिटर्न टू अवध इन 1359। कहते हैं कि शुरू में ये दिल्ली सल्तनत में मिल गए, लेकिन आगे चलकर इन्होंने फिर से छोड़ा और फिर से आए और अवध को क्या किया, अपना एक प्रोमिनेंट सेक्शन बनाया। आगे चलकर ये कहते हैं कि मर जाते हैं। ठीक है, सुल्तानपुर में इनका एक मकबरा है, ठीक है, जो कि काफी फेमस है सुल्तानपुर के पास। ठीक है, याद रखेंगे, मरे हैं सुल्तानपुर में, लेकिन इनका मकबरा जो बना है वो दिल्ली में बना है। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से कि भैया सादत खां बुरहान मुल्क के बाद उनका दामाद आता है तो वो क्या बड़ा काम करता है, तो बताएंगे सर वो सफदर जंग रहता है, अंग्रेजों से लोहा लेता है, मुगलों से लोहा लेता है, और ये एक अच्छी आर्मी का हेडक्वार्टर फैजाबाद में बनाता है। कॉन्स्पिरेसीज में फंस कर मर जाता है। उसका मुसोलिम का मतलब होता है उसका मकबरा कहां पर है, न्यू दिल्ली में, सुल्तानपुर में मरता है। जहां जहां उत्तर प्रदेश की प्रोमिनेंसी होगी मैंने हाईलाइट किया। फिर शुजाउद्दौला आते हैं। कहते हैं सफदर जंग के बाद शुजाउद्दौला आता है। शुजाउद्दौला काफी दिन शासन करते हैं, करीब करीब 25 साल 20 साल। कहते हैं कि यही शुजाउद्दौला है जिसने शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे, और मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, और हमारे अवध के नवाब क्या नाम है, शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक तीन गुट बनाते हैं, ट्रिनिटी बनाते हैं, और इंग्लिश लोगों के खिलाफ लड़ते हैं बक्सर का युद्ध। लेकिन तीनों हारते हैं, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम को क्या करना होता है, एक ट्रीटी करनी होती है, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद ट्रीटी 1 और ट्रीटी 2। चलिए मैं बताऊं फिर से, अवध के तीसरे नवाब के रूप में आए, कौन आया, तो बताएंगे शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। दूसरे बंगाल के नवाब, बंगाल के भी नवाब रहते हैं, इनका नाम रहता है मीर कासिम। वैसे तो मीर जाफर भी रहते हैं, लेकिन अभी मीर कासिम। और तीसरा मुगल बादशाह, इन्होंने देखा यार अंग्रेजों की पावर बढ़ती जा रही है, बात ही नहीं सुन रहे, इन तीनों ने त्रिगुट बनाया, ट्रिनिटी बनाई। मुगल बादशाह कौन थे, तो बताएंगे शाह आलम सेकंड। इन तीनों ने ग्रुप बनाया और ये तीनों वर्सेस लड़ते हैं किससे, ब्रिटिश शासक से। ब्रिटिश शासक से लड़ते हैं, क्लाइव वगैरह रहता है। आगे चलकर ब्रिटिश जीत जाते हैं और इन तीनों को पनिश करते हैं, और साथ ही साथ मुगल के साथ एक ट्रीटी होती है जिसको मैंने पिछली क्लास में बताया था, इलाहाबाद की ट्रीटी। याद रखिएगा, यही बक्सर का युद्ध है जिसकी वजह से अंग्रेज इन तीनों को जब संयुक्त रूप से हरा देते हैं तो अंग्रेजों की पावर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब इनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं। सबसे ज्यादा मुगल थे, अवध के नवाब थे, और बंगाल के नवाब। ये तीन लोग मिलकर अंग्रेजों से हार गए, तो ये डिसाइड हो गया कि अब ब्रिटिश ही, अंग्रेज ही क्या है, पूरा शासन संभालेंगे। और इसी के बाद से इसी ने डिसाइड कर दिया कि अब भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भारत अंग्रेजों का है, क्योंकि जो भी टक्कर दे सकता था यही, और यही हार गए। चलो बाय द वे, द एग्रीमेंट नॉट ओनली पेव्ड द वे ऑफ ब्रिटिश event on the soil of the Awadh, but also in the agency of the real power। जैसा कि मैंने कहा कि इलाहाबाद की संधि ने प्रूव कर दिया कि केवल अवध, बंगाल
और दिल्ली ही नहीं संपूर्ण भारत की शक्ति अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है। और इस तरह से नवाब पहली बार चुनार का किला, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उनको देना पड़ा। और लास्ट में आगे चलकर बनारस भी अंग्रेजों को देना पड़ गया। अंग्रेजों को देने का मतलब ये होता है कि उसकी सारी रेवेन्यू चुनार की और आर्मी और जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है बनारस से, वो सब अंग्रेजों को देना पड़ेगा। गाजीपुर का भी जो है रेवेन्यू उनको इलाहाबाद की संधि के तहत और उसके बाद दबते गए देना पड़ा। ठीक है, फाइनली क्या होता है, कहते हैं कि वो भी मर जाते हैं। इनका एक मकबरा होता है गुलाब बरी में, जो कि क्या है, फैजाबाद में बना। चलिए अब हम देखेंगे कि शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे, इन्होंने बक्सर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बक्सर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इनको याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे आसफ-उद-दौला। आसफ-उद-दौला बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में छोटा करके बताऊं। ये चौथे नवाब थे, ठीक है। कहते हैं कि ये कहां पर मूव किए, तो बताएंगे कि सर फैजाबाद से इन्होंने क्या कर दिया, मूव कर लिया। ही मूव्ड द कोर्ट ऑफ द अवध फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। ये समझ गए कि लखनऊ अब प्रोमिनेंट सेक्शन बनता जा रहा है। अभी तक तीनों नवाबों ने फैजाबाद को हब बनाया, लेकिन ये चौथा आदमी था आसफ-उद-दौला, जो लखनऊ की तरफ मूव करता। और यहीं से आपको बड़ा इमामबाड़ा, आपको वो भूल भुलैया, और भी लखनऊ में चार बाग, राम बाग, जो भी तरह तरह के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेंगे, आर्किटेक्चर दिखेंगे, ये अवध किसकी वजह से बना है, चौथे नवाब आसफ-उद-दौला की वजह से। इनका दौर देखिए 1775 से 1798 में अवध में ये सारी चीजें शुरू हो गई। ठीक है, मेरी बात समझे, आइए देखते हैं। ये भी सिया कल्चर को मानते थे। कहते हैं कि सिया हर्टलैंड लखनऊ को कहा जाता है, जो कि शिया लोग थे। कहाँ के थे, जैसा कि मैंने कहा कि अवध के नवाब ईरान से खासतौर पर आए हुए थे, और धीरे धीरे शियाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ईरान के सिया, उधर के सिया, विदेशों के सिया, जब उनको पता चला कि हमारे लोग अवध में शासन कर रहे हैं, तो वो लोग आना शुरू करते हैं और ढेर सारी मात्रा में यहाँ आकर इमिग्रेंट करके यहाँ रुक जाते हैं। और लखनऊ अभी भी पूरी तरह से इंटेलेक्चुअली क्या बन गया, विद्वानों का हब बन गया। तो इंटेलेक्चुअल बॉडी जितने भी हैं वो आपको लखनऊ में दिख जाएंगे। और इस तरह से नवाब ने, ये चौथे नवाब आसफ-उद-दौला ने दौलत खाना बनाया, जो कि बड़े लेवल पर गार्डन कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ रहने के भी कुछ चीजें हैं। मेजर मॉस्क्यूज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे आसफी मस्जिद भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चौक मिल जाएगा, और तरह तरह के ढेर सारे मार्केट मिल जाएंगे, जैसे आपने सुना होगा अमीना बाजार। ठीक है, और भी तरह तरह की चीजें आपको रॉयल क्वार्टर के रूप में लखनऊ में मिल जाएगी। यहाँ पर एक गेटवे भी है, रूमी दरवाजा के नाम से जाना जाता है, या बड़ा इमामबाड़ा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा इमामबाड़ा उन्होंने 1784 में की याद में, फेमाइन्स जो है वो अकाल पड़ा था उस समय में बनवाया, जिससे बहुत सारी ढेर सारे व्यापारी लोग यहाँ आकर सामान सस्ते में बेचते थे। और भी आपको इमामबाड़ा के रूप में मिल जाएगा, तो सही, वो तो साथ ही साथ कहते हैं कि इमामबाड़ा की एक अच्छी क्वालिटी थी। पूरे विश्व में इतना बड़ा इमामबाड़ा बिना पिलर के बना दिया, और ये वर्ल्ड में एक आश्चर्य, ठीक है, बड़ी आश्चर्य है कि यह इमामबाड़ा बिना पिलर के बना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज। और इमामबाड़ा में आपने देखा होगा भूल भुलैया, कहते हैं कि कम से कम वहां पर 500 दरवाजे हैं। आगे चलकर इन्होंने और भी चीजें बनाई, जैसे बीबियापुर कोठी और चिन्हुट का कोठी इन्होंने बनवाया, याद रखिएगा। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने की थी। आइए देखते हैं कि आसफ-उद-दौला के बाद पांचवा नवाब कौन आता है, तो बताएंगे वजीर अली। वजीर अली ने कुछ खास काम नहीं किया, बस इतना याद रखिएगा, ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने आंदोलन जरूर किया। ठीक है, अगर हम बात करें सादत अली खान आते हैं, सादत अली खान आते हैं। ठीक है, तो सादत अली खान का दौर देखिए 1798 से 1814 में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि द नवाब फ्रॉम फॉर्मली एक्सेडेड लोअर दोआब, गोरखपुर और रोहिलखंड, किधर साइड जो है सीट हो गए, तो बताएंगे कि इन सारे सेक्शन की तरफ मूव किए। केवल लखनऊ ही नहीं, फैजाबाद ही नहीं, गोरखपुर और रोहिलखंड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अवध क्या हुआ, छोटा हो गया। और बात करेंगे तो ब्रिटिश रेसिडेंसी तेजी से बढ़ रही थी। इस बात को समझिए जो मैं बता, क्योंकि अंग्रेज अपनी पावर बढ़ा रहे थे, समय बीत रहा था, अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, अंग्रेजों के पास पैसा, पावर, सब कुछ था।
तो अवध के नवाब का सरवाइव करना कठिन होता जा रहा था जब तक कि उनके पास पावर नहीं, और अंग्रेजों से दबकर संधि भी की थी, बहुत सारे लैंड भी अंग्रेजों को दे दिए उपज वाले। अब इनके पास जो एरिया था वो भी धीरे धीरे इनके हाथ से जा रहा था। तो जैसे रोहिलखंड चला गया, गोरखपुर चला गया, और क्या हुआ, तरह तरह के साथ चले गए, जिससे अवध श्रैंक हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि अंग्रेजों की शक्ति बढ़ रही थी। और आगे चलकर इन्होंने दिलखुशा, हयात बख्श कोठी, फरहत बख्श कोठी और साथ ही साथ लाल बरादरी जो है उन्होंने बनवाई। आगे चलकर कंस्ट्रक्शन का काम किया, 76 मंजिल कोठी दिलाराम, ठीक है, और उसके अलावा मुनव्वर बख्श खुर्शीद मंजिल, और साथ ही छाऊ पर स्टैबल भी इन्होंने बनवाया। आगे चलकर देखते हैं कि ये मुगल स्टाइल को अपनाते हैं, यूरोपियन स्टाइल को, दोनों को मिलाकर नए तरह का आर्किटेक्चर करते हैं। मतलब अवध छोटा हो जा रहा था, फिर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, फिर भी हमें क्या करना है, अपना नाम दुनिया में बनाना है। आर्किटेक्चर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। अंग्रेजों से टक्कर लेते लेते, जनता का भला करते करते इन्होंने आर्किटेक्चर का काम किया। तो जो लखनऊ में बड़े लेवल पर छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी, उतनी फेमस नहीं भी हैं, तरह तरह की चीजें इन्होंने बनवाई। वो कौन थे? सादत अली खान। अवध में नवाबों की स्टाइल होती थी कि नवाबी स्टाइल में रहे, पैसा कम है, अंग्रेजों का प्रेशर है, प्रोडक्शन कम है, लेकिन नवाब नवाब होते हैं। उन्होंने ढेर सारी बिल्डिंग्स बनवाई और आज भी देखिए हम उनको याद जरूर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि 1814 में सादत अली खान मर जाते हैं और उनको क्या किया जाता है? दफना दिया जाता है। कहां पर दफनाते हैं, कहां पर क्या पार्क है, ये यहाँ पर मेंशन है, एक बार ही जरूर देखिएगा। ट्विन टॉम्ब कहा जाता है उसको, ठीक है। अगर हम पूछे कैसर बाग में, एडजॉइनिंग द बेगम हजरत महल पार्क। बेगम हजरत महल का जो पार्क है, हजरत महल बेगम थी ना, कहाँ की? तो बताएंगे कि अब अवध की, मतलब लखनऊ की बेगम थी ना, जो 1857 की क्रांति में भाग लेती हैं। उनके पार्क के बगल में ही ट्विन टॉम्ब्स के रूप में सादत अली खान और उसकी वाइफ, क्या नाम था? खुर्शीद जादी, इन दोनों को साथ में दफना दिया गया। कैसर बाग जब भी आप जाओगे तो कैसर बाग, सीतापुर रोड, ठीक है, ये ऐसी जगहें हैं जो लखनऊ के थोड़े से बॉर्डर पर आपको मिल जाते हैं। चलिए, बख्शी का तालाब भी वहीं पर आपको मिलेगा। आइए, एक और सेक्शन है, बताएंगे गाजी उद्दीन हैदर। ये कौन आए? अगले नवाब हैं। अवध को इन्होंने क्या किया? डिक्लेयर इट एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1819, ठीक है। पूरी तरह से मुगल्स खत्म हो चुके थे, तो अवध को इन्होंने ही क्या किया? मुगलों के आखिरी बादशाह के खत्म होने के बाद अवध को अब प्योरली इंडिपेंडेंट कर दिया। कभी कभी मुगलों से मिल जाता था, कभी मुगल उसको जीत लेते थे, कभी अंग्रेज जीत लेते थे, बट इन्होंने एक दौर आया जब देखा कि मुगल बिल्कुल तरह से खत्म हो गए। देखिए, सन देखेंगे तो समझ आएगा, 1814 से 1827 के बीच में। आगे पीछे चलते हैं जरा, देखें कि मुगल का पतन कब हुआ। तो आपको दिखेगा मुगलों का पतन 1800 अकबर शाह के समय में एकदम क्लियर हो गया कि भैया इनका पतन निश्चित। तो इसी दौर में अकबर शाह के समय में फिर बहादुर शाह जफर जो थे, उनका अंग्रेजों के अंडर में दब कर ही काम कर रहे थे, एकदम क्लियर हो गया कि अब ये दोबारा अवध नहीं जीतेंगे, मुगल सरेंडर हो चुके हैं। इसी समय में अवध को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ऑटोमेटिक। इस समय में 27 से लेके 37 के बीच में, 14 से लेकर 27 के बीच में अवध को 1819 में इंडिपेंडेंट घोषित किया और वहीं पर उन्होंने बनवाया मोती महल का कॉम्प्लेक्स, मुबारक मंजिल और साथ ही साथ शाह मंजिल बनाते हैं, ठीक है। और विलायती बाग भी रहता है। विलायती नाम ही होता है, विलायत मतलब विदेश, मतलब अंग्रेजों के द्वारा। तो विलायती बाग भी आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। चलिए, एक और नवाब आते हैं, इनका नाम रहता है नासिरुद्दीन हैदर। इसके पहले भी हैदर थे, ठीक है। कौन से हैदर थे? गाजीउद्दीन हैदर। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं नासिरुद्दीन हैदर। इनका दौर भी 10 साल का रहता है, 27 से 37। मुगल एकदम खत्म हो चुके, आखिरी बादशाह इस समय मुगल का बच रहा था। इसी समय में इन्होंने बड़ी अच्छी चीज बनवाई लखनऊ में, तारामंडल, तारावली कोठी, जिसको हम ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। आज भी तारामंडल लखनऊ का प्लेनेटोरियम के नाम से फेमस है। रेसिडेंसी, लखनऊ रेसिडेंसी के पास आपको देखने को मिल जाए। और भी यूरोपियन स्टाइल में बहुत सारी कोठी बनवाई, ठीक है। फरहत बख्श का कॉम्प्लेक्स बनवाया। और अगर हम बात करें
he reproduced a Karbala at इरादत नगर में उन्होंने क्या किया, बरियल्स प्लेस में ये सब चीजें बनवाई। मतलब कहने का मतलब छोटी मोटी बिल्डिंग्स हैं, आपको उतना याद नहीं करना। नवाब मोहम्मद अली शाह 37 से लेकर 42 तक, कहते हैं 63 साल की एज में इसने क्या किया, शासन किया। ठीक है, कम बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी इसने जो काम किया वो यादगार है। छोटा इमाम बाड़ा, 2 इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा भूलभुलैया वाला, छोटा इमाम बाड़ा। ठीक है, हुसैनाबाद में छोटा इमाम बाड़ा 1838 में अपने शासन के दौर में ही उन्होंने बनवाया। ठीक है, और इसको फंड सपोर्ट किया था किसने, हुसैनाबाद। याद रखिएगा, मोहम्मद अली शाह जो थे हैड रिजॉल्व टू मेक द लखनऊ इनटू क्या, वेरिटेबल बेबीलोन। अब समझिएगा, बड़ा अच्छा लाइन है। ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहम्मद अली शाह जो अवध के नवाब थे, हैड रिजॉल्व टू मेक लखनऊ इनटू वेरिटेबल बेबीलोन। आपने सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री में हमने बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, सीरिया, इजिप्ट और भी लोगों से हमारा व्यापार होता था। तो बेबीलोन उस समय में बड़े अच्छे लेवल पर डेवलप था और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े अच्छे थे। जैसे आपने हैंगिंग गार्डन सुना, बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन। ठीक है, तो वहां पर इतने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर थे। ये भी चाहते थे कि लखनऊ हमारा किसकी तरह से हो जाए, बेबीलोन के जैसे हो जाए, इसीलिए उसके लिए लगे हुए थे। और ही स्टार्टेड बिल्डिंग इन द नेबरहुड ऑफ द प्रेजेंट क्लॉक टावर। उन्होंने क्लॉक टावर बनवाई। आगे चलकर बेबीलोन्स की एक मीनार थी जिसको हम हैंगिंग गार्डन या फ्लोटिंग गार्डन कहते हैं, उन्होंने उसी के नाम पर क्या किया, 7 खंड बनवाए, जो आगे चलकर क्या हुआ, 5th स्टोरी बिल्डिंग हुई। कब हुआ ये, जब वो मरे उसके समय में ये चीज बनाई गई। मतलब बेबीलोनिया के हैंगिंग गार्डन के जैसे इन्होंने क्लॉक टावर बनवाया और आगे चलकर एक और चीज बनवाई। चलिए, अब अमजद अली शाह आते हैं। इनके बारे में बहुत खास नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखिएगा, एब्स्टिनेंट रूलर ऑफ अवध थे। एब्स्टिनेंट रूलर मतलब क्या, हर एक परिस्थिति को देखते हुए रूल करता था बंदा। इतनी प्रॉब्लम में भी उसमें भी रूल कर लिया। अमजद अली शाह मरते हैं कैंसर से और उनको दफना दिया जाता है इमाम बाड़ा के सिप्तैनाबाद में। ठीक है, सिप्तैनाबाद एक जगह थी जो कि हजरतगंज के आसपास पड़ती। ठीक है, हजरतगंज हजरत बेगम हजरत महल के नाम पर पड़ा। फिर आते हैं आखिरी शासक वाजिद अली शाह और उसके बाद फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो। तो आइए वाजिद अली शाह के बारे में कुछ चीजें पढ़ लें। ये सब चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस और प्री दोनों लेवल पर याद रखनी है। देखिए, वाजिद अली शाह आखिरी थे, कहते हैं अमजद अली शाह के बड़े बेटे थे। अवध पे इन्होंने क्या किया, शासन किया 1847 में। याद रखिएगा, आज जो हमारा 1857 की क्रांति थी उसके 10 साल पहले इन्होंने शासन संभाला। आगे चलकर इन्होंने परी खाना बनवाया। ठीक है, यहाँ पर बड़े आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट करते, जिनमें जीनियस लोग, और थिएटर बनवाया, बड़े आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट किया जो कला और हुनर के प्रेमी थे, कॉन्नोसियर हुआ करते थे, कला की पारखी था, इसने उनके लिए परी खाना बनवाया। आगे चलकर कहते हैं कैसर बाग पैलेस जो है इन्होंने वहां पर बनवाया। आगे चलकर हमने देखा फर्स्ट वॉर चल रहा था ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ, इन्हीं के दौर में तो हुआ। जैसे ही ये खत्म होते हैं उसी समय में क्या होता है, 1857 की क्रांति। और इसके पहले असंतुष्टि ये देख रहे थे अंग्रेजों के प्रति, किस तरह से उत्तर भारत, खासतौर पे पीजेंट्री टेनेंट्री उत्तर प्रदेश के मजदूर और किसान तैयार हो रहे थे। और आगे चलकर इन्होंने बेगम हजरत महल, ठीक है, हेल्ड हर कोर्ट फ्रॉम हिज कोठी। कहते हैं कि बेगम हजरत महल जो थी, जो 1857 की प्लानिंग कर रही थी, इन्हीं की कोठियों, इन्हीं के द्वारा बनाई हुई कोठियों में ही प्लान कर रही थी। चलिए आगे बात करेंगे। ब्रिटिश वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अनेक्स अवध। सब जानते हो कि अवध, सतारा, संबलपुर, ठीक है, झांसी और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी हड़पना चाहता था। तो अवध को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के लिए क्या किया, अवध को अनेक्स हड़पने के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि द किंग ऑफ अवध सीम्स डिस्पोज्ड टू, क्या है, वंशन, मतलब खत्म होने वाला है। आई विश ही कुड बी, कि वो जल्दी मर जाए। टू शैलो हिज बिफोर आई गो वुड गिव मी सेटिस्फैक्शन, मेरे मरने से पहले अगर ये हो जाए तो ज्यादा अच्छा, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होगा। और उन्होंने कहा कि ये जो अवध है ये केक पर रखी हुई एक चेरी है,
जो छोटे बच्चे होते हैं या जो भी होता है, सबसे पहले केक खाने से पहले ये खाना चाहता है, इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो वही कह रहा है कि अवध जो है ये क्या है, लसियस, बहुत ही डिलीशियस चेरी है, हमें ये चाहिए। ठीक है, that will drop into their mouth one day, especially if the British continued shaking the tree to help it down। मतलब क्या कि भैया ये चेरी है, अगर हम और जोर लगाएं तो अवध टूट रहा है, इनके वाजिद अली शाह खत्म हो चुके हैं, जरा सा और जोर से हिलाएं तो इनकी नवाबी और इनका नवाब जो है वो अवध के जो लोग हैं, इनका सारा धन दौलत यश कीर्ति सब खत्म हो जाएगा। तो बस हमें थोड़े से जोर से पेड़ हिलाना है, जो आखिरी चेरी लटक रही है अवध के रूप में, वो भी क्या हो जाए, गिर जाए। ठीक है, मेरी बात समझे, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया इन्होंने। चलिए खैर, अवध को लेकर बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, आगे चलकर अंग्रेजों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, हिंदू मुस्लिम को लेकर काफी इशू होता है। क्या है, हनुमानगढ़ी में, अयोध्या में एक इशू होता है और बड़ा ट्रिमल्ट हो जाता है, बड़ी तबाही होती है। सेक्युलर माइंडेड किंग जो थे वो क्या करते हैं, अब ब्रिटिश को मिल जाता है एक, जानते हो, हिंदू मुस्लिम लड़ाकर इन्होंने उसे फाइनली तोड़ ही दिया। इस तरह से ब्रिटिश ने अवध को अपने साथ मिला लिया और वाजिद अली शाह जो होते हैं हार जाते हैं। 11 फरवरी को 1857 में, जो कि अवध, जो कि क्यों अवध पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा यूपी समझो अवध है, तो ठीक है, इसको फाइनली क्या किया जाता है, अंग्रेजों के अंडर में मिला लिया जाता है और ब्रिटिश का कंट्रोल उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अब हो जाता। अभी झांसी ही बचा है, कानपुर बचा है, लखनऊ बचा था, अवध बचा था, अब सब धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चला जाता। तो अगले क्लास में हम लोग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे। ये था नवाबों के बारे में हल्की सी इंट्रोडक्शन। अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। अगली क्लास में किस तरीके से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आता है। हमने क्या देखा, मुगल के खत्म होने के बाद अवध पर नवाबों का अधिकार था। धीरे धीरे नवाब अंग्रेजों से सप्रेस होते रहते हैं। एक बारी कोशिश भी करी बक्सर के युद्ध में, लेकिन हारे, फिर कोशिश करी, कुछ नहीं कर पाए, तो अपनी संस्कृति सभ्यता को आर्किटेक्चर के माध्यम से उन्होंने बचाया। उत्तर प्रदेश में आप आज भी आपको बहुत तरह की कोठियां, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, फोर्ट, किले, हर तरह की चीजें दिखेंगी, लेकिन लास्ट में इस चेरी को भी ब्रिटिश खा जाते हैं। और अब देखेंगे हम कि अब भारत पर मुगल्स नहीं, अवध के नवाब नहीं, तो अब कौन बचा, मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री में अब ब्रिटिशर्स बचे। इनका क्या प्रभाव पड़ता है उत्तर प्रदेश में और किस तरीके से 1857 की क्रांति होती है। इसके अलावा किसान और मजदूर आंदोलन भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री में जहां जहां पर उत्तर प्रदेश जरूरी था उसको हाईलाइट करते हुए उस कोर्स कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।